हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हमारा 8th क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम यह पाठ क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह कक्षा 8वीं का पाठ 7 है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। परिणाम बताइए, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय क्यों समझे जाने लगा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि लोग ईमानदारी को मूर्खता का प्रायः यानी कि प्रायः मूर्खता ईमानदारी जो करते हैं उसे मूर्ख समझने लगे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समाज में जैसे कि हमने देखा था आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बन चुका है और सच्चाई जो है लोगों को लगता है कि केवल जो भीरू हैं, जो भगवान से डरते हैं, जो बेबस है, उनके हिस्से में है। और इसका परिणाम यह है कि जीवन के महान मूल्य जो होते हैं उनसे लोगों की आस्था भी हिल चुकी है। तो जैसे जीवन के ईमानदारी, दया, इंसान, मनुष्यता, ये जो महान मूल्य होते हैं, इसका परिणाम ये है कि ईमानदारी को कोई नहीं मानता, जिसकी वजह से जो हमारे जीवन के मूल्य हैं वह भी हिलने लगे हैं और उनकी आस्था भी। क्योंकि जो झूठ फरेब यानी कि जो गलत काम करते हैं वो फल फूल रहे हैं और जो ईमानदार से लोग जो कमाते हैं ईमानदारी से वो बिल्कुल उन्हें 2 समय की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो जो आदमी है वो दोषी ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसे गुणी तो बिल्कुल उसके जितने भी उसके अंदर गुण हैं वह सारे भुला दिए जाते हैं। जितने भी उसके अंदर गुण भरे होते हैं और उसके सारे गुण भुलाकर उसका अगर वो कोई भी दोष करता है तो उसके सारे गुण भुलाकर उसके एक ही दोष को हाईलाइट किया जाता है। परिणामतः समाज में कोई ईमानदार नहीं रहा, वह आरोप प्रत्यारोप का वातावरण भी बढ़ गया है। तो क्या हो रहा है कि परिणाम में कोई भी ईमानदार व्यक्ति इन कारणों की वजह से नहीं रह गया है और जो आरोप प्रत्यारोप यानी कि किसी पे उंगली उठाना, सभी के ऊपर शक करना, ये भी बढ़ चुका है। क्योंकि कोई ईमानदारी से बताता ही नहीं है और ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जीवन के जो मूल्य हैं उनसे हमारी आस्था भी हिल चुकी है। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या इससे भी बेहतर सुझाव सकते हैं? लेखक ने लेख का नाम क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लोग ईमानदारी को मूर्खता का प्रायः समझने लगे हैं। वहाँ मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। सच्चाई बेबस और भीरू लोगों के हिस्से में पड़ी है। कानून को धोखा दिया जा रहा है। इन सब धोखा दिया जा रहा है। इन सब की क्या इनमें से तो क्या हो रहा है ना, लेखक ने लेख का नाम इसलिए क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा है क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। देखते हैं आप न्यूज़पेपर में, समाचारों में भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। लोग जो है ईमानदारी को समझ रहे हैं कि मूर्खता है ईमानदारी बिल्कुल करना। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी ईमानदारी से व्यक्ति कमाता नहीं है, कोई भी, इसलिए कोई ईमानदारी नहीं है तो कोई अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, सभी दूसरे पे नाम लगाते रहते हैं। तो क्या हो रहा है ना, ये सब लोग ईमानदारी का काम कर ही नहीं रहे। तो कोई ईमानदार व्यक्ति अब रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से हम भी ईमानदार नहीं बन रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपके आसपास आपको बहुत ही कम ये बताएगा कि मेरी गलती है, सभी दूसरे का नाम लगाएंगे, जिससे आप भी उसी की तरह सीख जाते हैं। मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, इसलिए लोगों की आस्था भी मूल्यों पे हिलने लगी है। और जो बेबस और भीरू डरते हैं लोग, वही के हिस्से में पड़ी है, यानी कि वही सच्चाई बोलते हैं खाली, जो ईश्वर से डरते हैं। और कानून को धोखा दिया जा रहा है, यानी कि हमने कानून और धर्म को अलग कर दिया है। इन सब बातों को देखकर लेखक के मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। उनके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि क्या इनसे भी निराश होना चाहिए? भारतवर्ष को बदलने की आशा भी बुझी नहीं है, अतः ये शीर्षक उपयुक्त एवं सार्थक है।
मेरे विचार में इस लेख का अन्य शीर्षक आशा की किरण भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि इन सब विचारों को लेकर उनका जो है वह निराश हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष की अभी भी ऐसा प्रॉपरली मतलब हमारा भारत जो है वो पूरा ही नष्ट नहीं हुआ है, यानी कि बस थोड़ा सा दब चुका है नीचे उसके सारे मूल्य। अभी भी बहुत लोग हैं, जो बहुत कम लोग हैं जो कि ईमानदारी को मानते हैं। जैसे कि हमने 2 कहानियाँ पढ़ी थी, वो एक के अंदर मनुष्यता थी जो बस कंडक्टर था, और एक के अंदर ईमानदारी थी जो टिकट को बेचने वाला था। उसने भी तो ईमानदारी से पैसे वापस लौटा दिए। तो अब वह उसके जो जीवन मूल्य हैं वह अपने जीवन के मूल्यों को ध्यान में रख के अपनी आवश्यकता पूरी कर रहा है। तो वे कहते हैं कि ये शीर्षक बिल्कुल सही है, और आशा इसका अगर मेरे ख्याल से इसका नाम आशा की किरण भी हो सकता है। सपनों का भारत। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, सपनों का भारत। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? तो हमारे जो महान, हमने देखा था ना कि महासागर था, यहाँ पे सभी टाइप के लोग एक साथ मिले थे, सभी जातियों के लोग एक साथ मिले थे, और वैसे ही सभी लोग ईमानदारी से जीवन मूल्यों को मान के जो है अपने जीवन मूल्यों को मान के रहते थे। तो हमारे विचार से हमारे देश के महान विद्वानों लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि ने भारत के लिए ये सपने देखे थे कि भारत के सभी जातियों व सभी धर्मावलंबी हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई मिलजुल कर रहेंगे। यूरोपीय व भारतीय आदेशों की स्थापना होगी। यही नहीं, सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारा, एकता, ईमानदारी रहेगी, और भारत को आदर्श मिलन भूमि बनाएंगे। इसी तरह विश्व कुटुंबकम की संकल्पना का सपना हमारे महान मनीषियों ने देखा था। तो ये हमारे कुछ महान विद्वान थे, तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ ठाकुर। इन्होंने भारत के लिए सपना देखा था कि भारत के अंदर सभी प्रकार की जातियाँ मिलजुल कर रहेंगी। हर एक प्रकार की जाति अपने जीवन मूल्यों को मानकर अपने जीवन मूल्यों को के साथ अपनी जीविका चलाएंगी, क्योंकि इनके जो हमारे जीवन मूल्य होते हैं जैसे ईमानदारी, दया, इन सब के साथ मिलकर अपनी जो भी हमारे जीवन के मूल्य हैं, जीवन के हमारे मूल्य, उन जीवन के मूल्यों को मानकर यह सभी जातियाँ अपना जीविका चलाएंगी। तो जैसे यूरोपीय व भारतीय आदर्शों की, यानी कि हम देखेंगे कि भाई एक ऐसा भारत देश जहाँ पे यूरोपीय भी रहने आए थे, यानी कि ब्रिटिशर्स वो यूरोप से आए थे ना। यही नहीं, सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम, सभी लोग एक दूसरे अलग अलग जाति के बाद भी प्रेम, भाईचारा, एकता, ईमानदारी से रहेंगे। तो ये सभी यही हुआ ना, ये सभी जीवन मूल्य हुए। तो सभी एक दूसरे के साथ ये सभी जीवन मूल्य हैं, प्रेम, भाईचारा, एकता, ईमानदारी। तो इन जीवन मूल्यों को मान के हमारी जो अलग अलग जातियों के लोग हैं एक साथ रहेंगे, ठीक है, सभी के साथ प्रेम बना के, भाईचारा बना के, तो इन जीवन मूल्यों के साथ रहेंगे, और भारत एक ऐसी भूमि बनेगी। पर आज के में कैसा हो रहा है? आज के में तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, सभी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो थोड़ा सा दब चुका है। हाँ, पर अभी भी दोस्ती है हिंदू और मुसलमान में। इस तरह विश्व कुटुंबकम की संकल्पना का सपना, इस तरह भारत का सपना देखा था हमारे महान मनुष्यों ने। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक तो अब देखिए, जैसे मैंने देखा था, लेखक ने कहा कि हाँ, उन्हें धोखा भी दिया है, पर फिर वह निराश नहीं है। तो उन्होंने कहा था ना कि हाँ, मुझे धोखा भी मिला है, पर मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, तो वह निराश नहीं थे। तो आपके विचार से इस बात का क्या कारण है? तो वही कारण जो मैंने आपको बताया। तो
लेखक के अनेक जगह धोखा लेखक ने अनेक जगह धोखा भी खाया है, ठगा भी गया है, लेकिन बहुत कम जगह पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। लेखक कहते हैं कि यदि हम उन्हीं बातों का हिसाब रखेंगे जिनमें धोखा खाया तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक के मन में आज भी भारत के महान बनने की उम्मीद बनी हुई है। उदाहरण, टिकट बाबू द्वारा 90 रुपये लौटाना, बस खराब होने पर कंडक्टर द्वारा नहीं बस लाना। तो लेखक ने बहुत सारी जगहों पे धोखा भी खाया है और ठगे भी गए हैं वो। तो बहुत सारी जगहों, बहुत कम जगहों पे उनके साथ विश्वासघात नाम की चीज़ें हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि एक पॉजिटिव बात 100 नेगेटिव बातों से भी अच्छी होती है। तो ऐसे ही लेखक कहते हैं कि अगर हम खाली नेगेटिव बातें रहेंगे तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा, इसलिए हमें पॉजिटिव बातें याद रखनी चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं कि इन्हें भूल जाना चाहिए, इन्हें अगली बार के लिए, ताकि ऐसा ना हो, हमें संभल के रहना चाहिए। तो लेखक ने जिनमें धोखा खाया तो अगर लेखक उन्हीं बातों को याद रखते कि जिनमें धोखा खाया तो उनका जीवन कष्टकर हो जाता, पर उनके मन में वह उम्मीद बनी हुई है। लेखक के मन में आज भी, जैसे कि लेखक ने भी उन्हीं बातों का हमने देखा, वह उन्हीं बातों को याद रखते हैं जो उनके लिए अच्छी होती है, इनकी पॉजिटिव होती है। तो अब लेखक के मन में आज भी भारत की महान बनने की उम्मीद है। तो वह कहते हैं ना कि अभी खाली दबी हुई है, यानी कि कुछ जगहों पे उनके साथ विश्वासघात है, तो उन्हें भी अभी उम्मीद मिली है कि हाँ, हमारा भारतवर्ष पहले की तरह बिल्कुल ईमानदारी से चलेगा, सभी लोग जीवन मूल्यों को याद रख अपनी जीविका चलाएंगे। जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि लोग जो है अपने जीवन की आस्था भूल चुके हैं, अपने जीवन मूल्यों के साथ रह के नहीं कमा रहे। तो उनको अभी भी विश्वास है कि जैसे ड्राइवर और उसने अपनी जीवन मूल्य को याद रख के अपनी जीवन चलाया, तो वह सब भी चलाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें जो एग्जाम्पल है, जैसे वही टिकट बाबू द्वारा 90 रुपये लौटाना, बस खराब होने पर कंडक्टर द्वारा नहीं बस लाना। तो जैसे हमने देखा था, उसने 90 रुपये लौटा दिए थे ना, 10 रुपये की टिकट थी। तो जब वह भूल गए थे बस में लाना, तो फिर जैसे कि हमें पता है कि जो टिकट बाबू हैं उन्होंने 90 रुपये लौटा दिए, यानी कि उन्होंने अपनी ईमानदारी से पैसे लिए और फिर दे दिए। तो टिकट बाबू ने 90 रुपये लौटा दिए। तो उन्होंने अपने जीवन मूल्यों को याद में रखा और सभी अपना कार्य किया। ठीक है, जैसे अगर वो नहीं होते ईमानदार तो वो क्यों लौटाते, वो अपने पास ही रख लेते, पर वह ईमानदार थे तो उन्होंने पैसे दिए, लौटा दिए, ईमानदारी से अपना घर चलाया। और अब कुछ लोग नहीं लौटाते तो वह ईमानदार नहीं कहलाते। दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। तो अब जैसे कि हमने देखा था, दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप कैसे ले सकता है, वही हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखा था ना, अच्छाई में ना बताना, बुराई में ज़्यादा बताना, रस लेके। तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे हम कोर्ट में देखते हैं, वो दोषों का पर्दाफाश करते हैं, कोर्ट के अंदर सारे दोषों का पर्दाफाश किया जाता है ना, तो वह बुरी बात नहीं है। बुराई ये है कि किसी के आचरण में गलत पक्ष की उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी कि अगर जैसे कोर्ट में किसी की बुराई हो रही है और हम बहुत रस लेके सुन रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जैसे कोई भी न्यूज़ में, जैसे किसी भी पीएम नहीं, किसी भी चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई बुरी चीज़ होती है, तो हम कितना रस लेके सुनते हैं और उसी जगह उसी की अच्छाई होने लगती है, तो इतना रस लेके नहीं सुनते हैं। दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान दिया गया है, यानी कि दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया है। पर बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी कि बुराई में सुनना, बिल्कुल अच्छे से सुनना वह बुरी बात है। और जैसे हम बिल्कुल बुराई बताते हैं ना रस ले लेकर, जैसे कि आप भी देखते होंगे, आप अपने दोस्तों की बुराइयां करते होंगे रस लेकर, सभी नहीं पर कुछ तो करते ही होंगे, है ना। पर सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि हम अच्छाई है किसी बंदे की,
ठीक है। हम बुराइयाँ बताए जा रहे हैं, उसने कोई बुरा काम किया, मान लीजिए आपके दोस्त ने कुछ बुरा काम किया, अब हम आप उसे सभी दोस्तों को, अपने और सभी दोस्तों को बताए जा रहे हैं, उसमें रस ले लेकर या आप ठीक है। तो फिर आप बिल्कुल रस लेके बताते हैं ना कि बड़ा मज़ा आया। और अगर उसी बंदे ने कोई अच्छा काम किया और आप रस लेके नहीं बता रहे हैं तो फिर वह बहुत भी बुरी बात होती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो अगर हम अच्छी बातें उन्हें बताते हैं तो उनके प्रति, उस बंदे के लिए भी अच्छाई जागती है और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अच्छे से रह पाते हैं। देखिए, अगर कोई क्लास में किसी बच्चे की बुराई हुई, आप बताओगे तो सब बच्चे सोचेंगे कितना नालायक बच्चा है, ठीक है। और अगर उसकी मैम ने कोई अच्छाई करी और उतना ही हम रस लेके नहीं बता रहे तो सभी बच्चों के लिए तो वो बुरा ही रहेगा ना। और अगर हम बताएंगे तो सभी बच्चों के लिए वह अच्छा भी हो जाएगा। तो चित्त में अच्छाई के प्रति, सभी लोगों के चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स के समेत हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के भी ना हमें आधा चैप्टर तो यूं ही क्लियर हो जाता है, और अगर हमने पढ़ भी दिया तो बहुत मज़ा आता है फिर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने में। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट इट आउट, मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर दूँ।